हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नबी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिस्ट्री के बुक का चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें हम लोग इस पेंटिंग के बारे में अच्छे से देख चुके हैं पहले, और हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन उसके बारे में भी हमने सब कुछ देख लिया है। अब ये जो है इसमें हम लोग देखेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जो यूरोप है, यूरोप में बहुत सारे देश आते हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब की यूनिफिकेशन के बारे में जो है हम लोग वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें क्या है, अगर हम लोग मिड 18th सेंचुरी का जो मैप है ना यूरोप का, उसको देखेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट का क्या मतलब होता है, हमने चैप्टर के जो स्टार्टिंग के वीडियोस हैं उसमें देखा है कि क्या होता है एक नेशन स्टेट। जैसे कि इंडिया, हमारा देश एक नेशन स्टेट है, इसकी एक स्पेसिफिक बाउंड्री है, हम लोगों का एक पर्टिकुलर लॉ एंड ऑर्डर चलता है, तो ये एक नेशन स्टेट होता है। जैसे कि आज के टाइम पे जर्मनी है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, इस ऐसा नहीं था। 18th सेंचुरी के टाइम पर ये सारे के सारे देश जो थे ना, वो काफ़ी सारे किंगडम्स में डिवाइड थे। किंगडम्स में, डचेस में, कैंटून्स में, जिनके जो रूलर्स थे ना उनकी अपनी अपनी ऑटोनमस टेरिटरीज हुआ करती थी। जैसे कि सपोज करिए ये जर्मनी है, जर्मनी बहुत बहुत ही सारे पार्ट्स में डिवाइड है। किसी की ये एक राजा की एक किंगडम चल रही है, और किसी की ये चल रही है, मतलब सबका अपना अलग अलग किंगडम पे राज चल रहा है। पूरा देश कहाँ पर लाई कर रहा है, क्या है, मतलब कुछ इस टाइप का तो था ही नहीं। ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट जो थे यूरोप के वर अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल। तो जो जैसे सपोज करिए यूरोप है, तो इसका जो ये इधर ईस्टर्न वाला पार्ट है और ये जो बीच वाला सेंट्रल वाला पार्ट है, इसमें जो मोनार्कीज चलती थी, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, मतलब अपनी बिल्कुल एक राजा का ही पूरी तरीके से शासन चलता था, उसके सामने किसी और की चलती ही नहीं थी। और उनके शासन में, एक राजा के शासन में अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म को फॉलो करने वाले, बट राजा को कोई मतलब नहीं है, वो तो अपने में मस्त है। इस तरीके का काम वहाँ पे चलता था। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। तो एक पर्टिकुलर देश में रहने वाले लोग इतने ज़्यादा अलग हुआ करते थे कि वो एक दूसरे से मतलब मेल ही नहीं खाते थे। उनको लगता ही नहीं था कि हम लोग एक देश के लोग हैं, और खुद को एक उनकी अपनी ही आइडेंटिटी, अलग ही खुद को वो समझा करते थे। अफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को बिलोंग करते थे। एथनिक ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि ना हमारे देश में भी काफ़ी सारे एथनिक ग्रुप है। नॉर्थ इंडियन रेस हो गई, एक साउथ इंडियन रेस, या फिर एक ईस्टर्न रेस हो गई, एक वेस्टर्न, अलग अलग जगह से बिलोंग करने वाले जो इलाकों से लोग आते हैं, वो एथनिसिटी होती है उनकी। तो ऐसे ही एक ही देश में वहाँ पे अलग अलग एथनिक ग्रुप रहा करते थे, अलग अलग भाषाएं बोला करते थे, तो एक कॉमन है, मतलब कुछ भी कॉमन सा वहाँ में लोगों पे नहीं था। मतलब लोगों में एक कॉमनैलिटी वाली फीलिंग होती है ना कि हम सब एक हैं, वो वाली फीलिंग नहीं थी। हैब्सबर्ग एम्पायर जो था, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी को रूल करता था, अगर उसका हम एग्जाम्पल लें, वॉज अ पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। तो जो ऑस्ट्रिया हंगरी का एम्पायर था ना, ये देखिए बुक में ना मैप भी गिवन है आपके, ये देखिए यहाँ पर, ये रहा ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी में बहुत ही अलग अलग, एक हंगरी था, ऑस्ट्रिया था, ग्लेशिया, बवारिया, बहुत ही अलग अलग इलाके थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पर रहा करते थे। तो ये देखिए, ये 18th सेंचुरी के यूरोप का हमारा मैप है। रशिया उस टाइम पर भी बहुत बड़ा था, रशियन एम्पायर हुआ करती थी। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है, यहाँ पे फ्रांस है, स्पेन है, बट देखिए ज़रा यहाँ पे आपको कहीं पर जर्मनी अच्छे से दिख रहा है क्या? और फिर यहाँ पे जो इटली, ग्रीस वगैरह है, कुछ नहीं, सब क्या था, हमारा ये ऑटोमन एम्पायर में आता था पूरा का पूरा पार्ट। तो एक नेशन स्टेट वाली फीलिंग ही नहीं थी लोगों में, लोगों को लगता ही नहीं था कि हम लोग एक देश को बिलोंग करते हैं या हम लोग एक हैं। तो इस तरीके की फीलिंग वहाँ पर नहीं थी। तो हैब्सबर्ग एम्पायर जो थी, दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए, वन वर्ड में, कि जो हैब्सबर्ग एम्पायर थी वो किस इलाके में रूल करती थी। तो आपके 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर वो आपको बताना होगा कि भाई जो हैब्सबर्ग एम्पायर थी वो ऑस्ट्रिया हंगरी में रूल करती थी। ये वही एक एग्जांपल है कि अलग अलग रीजन, अलग अलग पीपल, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन्स, द टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटलैंड, एज वेल एज बोहेमिया। ठीक है, तो बहुत सारे इलाके इसमें आते थे। वेयर द एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। तो एरिस्टोक्रेसी मतलब जो अमीर लोग हुआ करते थे वो ज़्यादातर जर्मन स्पीकर्स हुआ करते थे ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर में। और इट ऑल्सो इंक्लूडेड इटालियन बोलने वाले लोग भी वहाँ पर होते थे। और वो कहाँ पर था, इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लंबार्डी एंड वेनेटिया, तो इटली,
इटली का जो लंबार्डी और वेनेटिया, अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली में हम लोगों ने देखा है कि उसमें जो लंबार्डी और वेनेटिया है वो किसके अंडर था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मतलब इटली यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था उसमें कौन कौन से देश इन्वॉल्व थे। तो ये जो देखिए लंबार्डी और वेनेटिया किसके अंडर आता था, ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर के अंदर आता था। तो इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक माइगर वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स। देखिए डायलेक्ट्स का मतलब होता है बोलियाँ, जैसे कि हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की बहुत सारी बोलियाँ हैं। जैसे कि हिंदी भाषा की एक बोली हरियाणवी है, एक राजस्थानी हो गई, एक बिहारी हो गई, है ना। इस तरीके से वहाँ पर काफ़ी सारे ऑस्ट्रिया हंगरी में भी अलग अलग बोलियाँ बोली जाती थी। इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। तो गैलिशिया वाला हम लोगों ने देखा था ना, ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है, यहाँ पे इधर ऑस्ट्रिया इधर हंगरी इधर गैलिशिया, अलग अलग इलाके हैं। तो गैलिशिया वाला जो रीजन था वहाँ पर एरिस्टोक्रेसी मतलब अमीर लोग जो बोलते थे वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे, जो पोलैंड में, ऑस्ट्रिया हंगरी के पास ही पोलैंड देश है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, फिर इधर पोलैंड है, पोलैंड में पॉलिश भाषा बोली जाती है। तो जो गैलिशिया इधर वाला जो रीजन था वो पॉलिश भाषा बोलता था। देखिए यहाँ पे मैप में एक बार देख लेते हैं अच्छे से। ये देखिए यहाँ पर अब ग्लेशिया किसके पास पड़ रहा है, पोलैंड के पास पड़ रहा है। तो यहाँ के जो एरिस्टोक्रेसी थी, जो अमीर लोग होते थे, वो पॉलिश भाषा बोला करते थे। तो एक ही देश में अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, अलग अलग ही सारा कल्चर और सिस्टम चल रहा है। तो और बिसाइड्स दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ दिस एम्पायर अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट्स पीपल, बोहेमियंस, स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, स्लोवेन्स इन Carniola, Croats to the south and Romans in the east in the Transylvania। ठीक है। तो ये अलग अलग मतलब जो अलग अलग भाषा बोलने वाले अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं ना, उनके बारे में बताया गया। आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपके एग्जाम में इससे नहीं पूछा जाता है। तो ये वाली चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको याद हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो such differences did not easily promote a sense of political unity. The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor। तो ये जो इतना सारा जो डिफरेंस होता है ना, मतलब अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, अलग अलग कल्चर्स फॉलो कर रहे हैं, इसकी वजह से इन लोगों में आपस में एक तरह से सद्भावना नहीं थी, यूनिटी की भावना नहीं थी। एक ही चीज़ जो इन सब में कॉमन थी वो ये थी कि ये एक एम्पायर के अंदर है, बाकी कोई भी इनमें यूनिटी वाली फीलिंग नहीं थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके रिविजन के लिए ना, बहुत ज़्यादा काम आती है। जैसे कि आपके नॉर्मल सा एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के। तो उसमें नेपोलियन इन्वेड्स इटली, कब इन्वेड किया था नेपोलियन ने इटली को, 1797 में नेपोलियनिक वॉर्स स्टार्ट हो गई थी, जब नेपोलियन ने इटली को इन्वेड कर दिया था, मतलब हमला कर दिया था। फिर नेपोलियन कब हारा, 1814-15 के टाइम पे, फॉल ऑफ नेपोलियन, द वियना पीस सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था। 1821 में ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जो ग्रीस था वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था, उनकी स्ट्रगल स्टार्ट हो गई थी। फिर 1848 में काफ़ी सारे रिवॉल्यूशंस हुए थे यूरोप में, आर्टिसन और काफ़ी लोगों ने रिवॉल्यूशन कर दिए थे 1848 आते आते। फिर उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इस तरीके से ये आपका ना रिविजन में काम आएगा ये वाले जो बॉक्सेस होते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। जो एरिस्टोक्रेसी थी मतलब अमीर लोग थे, और फिर उसके बाद एक जो नई मिडिल क्लास डेवलप होकर के आ रही थी, उनका कैसा रिलेशन था, वो किस तरीके से साथ में मिलजुल के चल रहे थे या नहीं चल रहे थे। तो देखिए सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। तो सोशली एंड पॉलिटिकली, सामाजिक तौर पर भी और पॉलिटिकल पावर के तौर पर भी, जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है मतलब जिनके पास जो ज़मींदार हुआ करते थे, जिनके पास खूब ज़मीनें हुआ करती थी, वो डोमिनेंट क्लास थी, मतलब वो एक पावरफुल क्लास थी। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। तो इस क्लास के जो मेंबर्स थे ना, वो एक ही तरीके की ज़िंदगी जिया करते थे और एक तरीके के इलाके में रहते थे, और काफ़ी बड़े बड़े एस्टेट्स मतलब बहुत बड़े बड़े रीजन्स, बहुत बड़े बड़े ज़मीनें वो होल्ड करते थे, उनकी बहुत सारी ज़मीनें होती थी कंट्री साइड में, गाँव वाली साइड में। एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज, मतलब ज़मीनें इनकी गाँव में हुआ करती थी और रहते थे शहरों में। ये फ्रेंच बोला करते थे फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी। तो हाई सोसाइटी अमीर लोगों में, और जो हाई सोसाइटी होती है उसमें जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे ये फ्रेंच भाषा बोला करते थे। देयर फैमिलीज वर अफन कनेक्टेड बाय द मैरिज ऑफ टाइज, और इनकी फैमिलीज एक दूसरे से शादी के बंधनों से जुड़ी हुआ करती थी, है ना। तो ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थी ना, बड़ी मतलब वही शो ऑफ वाली लाइफ ये जिया करते थे, और जो रियलिटी थी ना देश की, मतलब गरीबी भुखमरी से ये लोग काफ़ी ज़्यादा दूर थे, ये उन लोग पे अत्याचार किया करते थे। पावरफुल एरिस्टोक्रेसी जो थी वो काफ़ी छोटी थी नंबर में, मेजॉरिटी जो थी ना पॉपुलेशन की वो पीजेंट्री थी, किसान थे। टू द वेस्ट
द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फाउंड बाय टिनांट्स। टिनांट्स होते हैं किराएदार। तो ज़्यादातर जो लैंड था एरिस्टोक्रेसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी, और इनकी ज़मीन पे जुताई कौन करता था, खेती कौन करता था इनके लिए, कुछ मजदूर किया करते थे, जिनको मतलब टिनांट्स या फिर टिनांट्स बोलते हैं। मतलब वो होते हैं ना कि ये लोग तो आराम से शहरों में रहते, कुछ करते वर्ते नहीं, इनके पास ज़मीनें हैं और ज़मीन पे किसान काम कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, और ये लोग हुआ करते थे। और कुछ कुछ छोटे छोटे होते थे, मतलब छोटे किसान भी हुआ करते थे वेस्टर्न पार्ट में। ईस्टर्न पार्ट में और सेंट्रल यूरोप में जो पैटर्न था ना लैंड होल्डिंग का, वॉज करेक्टराइज्ड बाय वास्ट एस्टेट विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्व्स। सर्व्स मतलब एक तरीके से आप बिल्कुल वो समझ लीजिए कि गुलाम जैसी कंडीशंस रहा करती थी सर्व्स की। ये लैंड पे काम करते थे, इनको खुद को बहुत कम मिलता था और काफ़ी बुरी कंडीशंस में काम किया करते थे। तो ये सेंट्रल यूरोप में इस तरीके से चलता था। स्टेट खूब बड़ी बड़ी होती थी और उसमें सर्व्स काम किया करते थे। वेस्टर्न और जो सेंट्रल पार्ट थे यूरोप के, वहाँ पर क्या होने लगा था, ग्रोथ होने लगी थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की। मतलब देखिए क्या था ना, अगर आप इसको यूरोप मानेंगे तो यूरोप का जो ईस्टर्न पार्ट था ना, ईस्टर्न पार्ट कंपैरेटिवली ना गरीब था। सेंट्रल पार्ट ठीक था, बट जो वेस्टर्न पार्ट था ना, वेस्टर्न पार्ट में आते थे हमारे जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, ब्रिटेन, ये वाले जो देश थे ना, इसमें इंडस्ट्रीज काफ़ी जल्दी लग गई थी, और जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है वहाँ पर लोगों के पास पैसा आने लगता है। तो इस वाला जो रीजन था ना, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, लोगों के पास पैसा आने लगा था। ईस्टर्न यूरोप में वही अपनी खेती बाड़ी और इन सब से चल रहा था, फैक्ट्रीज बहुत ही कम हुआ करती थी। तो वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट जो था काफ़ी सारा यूरोप का, उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने लगी, काफ़ी प्रोडक्शन होने लगा। ग्रोथ, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जब होती है तो शहर बनते हैं और कमर्शियल क्लास की एग्जिस्टेंस आती है, मार्केट इकोनॉमी बनती है, मतलब काफ़ी बड़ा मार्केट बनने लगता है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया था इंग्लैंड में इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। मतलब 18th सेंचुरी का जो आगे वाला पार्ट था ना, उसमें ब्रिटेन में ना काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगने लगी थी। आप लोगों ने 8th क्लास में अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे देश में 18th सेंचुरी के टाइम पे आते आते ब्रिटेन का माल बहुत ज़्यादा देश में आने लगा था हमारे। कैसे? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, उन्होंने हमें गुलाम बना लिया था, हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ जो थी उन्होंने ठप करवा दी थी। खैर वो सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए सेकेंड हाफ जो था ना 18th सेंचुरी का, उसमें ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगने लगी थी, ठीक है। बट इन फ्रांस एंड द पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में आया था। ब्रिटेन के बाद जो है फ्रांस, जर्मनी और बाकी जो है यूएसए वगैरह में फैला था। In its wake, new social group came into being, a working class population and a middle class made up of industrialists, businessmen, professionals, ठीक है। तो अब जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन डेवलप होकर के आई, मतलब जो लोग काम करा करते थे इंडस्ट्रीज़ में, तो इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोगों को पैसे मिलने लगे, तो एक मिडिल क्लास डेवलप होकर के आई, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, जिनकी छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती थी, बिजनेसमैन होते थे, काम करने वाले लोग होते थे। अब सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में जो थे ये लोग काफ़ी ज़्यादा कम नंबर में थे, क्योंकि इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा कम थी 19th सेंचुरी तक, और बाकी जगह काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी। इट वॉज अमंग्स द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलैरिटी। अब जो नेशनलिज्म वाली चीज़ है ना, ये सारी की सारी मिडिल क्लास ने करी है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आपके पास एजुकेशन आती है तो आपका माइंड ग्रो करता है, फिर हम सोचने लगते हैं कि यार ये जो चीज़ें हो रही हैं क्यों हो रही है, हमेशा राजा जो है वही राजा क्यों रहेगा, उसका बेटा ही राजा क्यों बनेगा, और ये लोग जो है जिनके पास ज़मीनें हैं हमेशा यही अमीर क्यों रहेंगे, किसान पूरे दिन काम करता है उसको कम ही पैसा क्यों मिलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें सोची जाने लगी थी जब एक मतलब पढ़ाई का माहौल बनने लगा था, मिडिल क्लास समझ होके आई थी, और उसके बाद ही यही चीज़ आई थी कि एक देश होना चाहिए, उस देश में इस तरीके से सरकार होनी चाहिए, ऐसे काम होना चाहिए। तो मिडिल क्लास और ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म का प्रोसेस इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने लगा था। अब व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अभी जो लिबरल नेशनलिज्म टर्म है इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए आइडियाज़ जो है ना नेशनल यूनिटी के कि पूरा देश मिलजुल कर रहे, ये अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में वर क्लोजली अलाइन टू द आइडियाज़ ऑफ लिबरलिज्म, कि मतलब एक नेशनल यूनिटी बने, एक देश बने, लिबरलिज्म के आइडियाज़ से काफ़ी ज़्यादा क्लोजली अलाइन थे। लिबरलिज्म का आइडिया होता है, देखिए एक होता है फ्रीडम और एक होता है लिबरलिज्म। ये काफ़ी ज़्यादा ना मतलब इंटर रिलेटेड टर्म्स है। लिबरलिज्म एक तरह से आज़ादी मिले इंसान को, अपने काम करने की आज़ादी, प्रोफेशन को चूज़ करने की, वो जिस तरीके से जीना चाहता है उस तरीके की आज़ादी मिलना, एक
ह्यूमन को एक फ्रीडम मिलना ही लिबरलिज्म होता है। टर्म लिबरलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर, जिसका मतलब फ्री होता है। तो जो नई मिडिल क्लास थी ना, उसने लिबरलिज्म का मतलब निकाला कि फ्रीडम, इंडिविजुअल के लिए, एक इंसान के लिए आज़ादी हो, उसके पास इक्वालिटी हो, मतलब समानता हो, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, सारे के सारे लोग जो हों वो कानून के सामने समान हों, बराबर हों। पॉलिटिकली ये कहना चाहता था, इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। पॉलिटिकली का मतलब एक सरकार बने जिसमें गवर्नमेंट बने, गवर्नमेंट जो बने सबके कंसेंट से बने, मतलब एक डेमोक्रेसी के एक फॉर्म के बारे में सोचने लगे थे, बातें करने लगे थे। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम से लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था हमारा, कब आया था? 1789 में। तो लिबरलिज्म कहने लगा था कि एरिस्टोक्रेसी जो है और ये जो प्रिविलेजेस है, क्लैरिकल प्रिविलेजेस, खत्म होनी चाहिए। एरिस्टोक्रेसी वही की ज़मीन है, अपनी ज़मीनों पर जिंदा रह रहे हैं, ये एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी खत्म होनी चाहिए। और ये जो क्लैरिकल प्रिविलेजेस हैं, जो क्लर्जीज हैं, इनको जो बहुत ज़्यादा ताकतें दी गई हैं, ये भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, मतलब एक संविधान होना चाहिए, एक पार्लियामेंट होनी चाहिए जिससे सरकार बने। 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और ये भी कहने लगे कि भाई एक किसी की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका कोई छीन नहीं सकता है, गवर्नमेंट भी नहीं, कोई भी नहीं। तो इस चीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा जोर ये देने लगे थे। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि कानून के सामने सरकार, मतलब एक कानून है, लॉ है, उसके सामने सारे के सारे बराबर हों, चाहे वो किंग हो, चाहे वो एक गरीब पीसेंट हो, सब बराबर होने चाहिए। यही होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये कहते हैं कि इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए, डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, मतलब ये लोग कहते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर किसी को वोट देने का अधिकार हो। अभी ये मांग तो नहीं ये कर रहे थे। You will recall then in revolutionary France, which marked the first political experiment in the liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. तो आप लोगों ने देखा था जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर, है ना, पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा था कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसमें भी औरतों को वोट देने का हक नहीं हुआ। एक्टिव सिटीजन थे जो टैक्स भरा करते थे, उनको ही वोट देने का हक था। तो जो लिबरल्स थे ना, ये भी मतलब एक तरीके से हर किसी को, कुछ लिबरल्स आगे जाके हम देखेंगे वो तो कहते हैं कि यूनिवर्सल होना चाहिए एडल्ट सफरेज, सफरेज का मतलब राइट टू वोट, कि हर किसी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। बट कुछ लोग ऐसा नहीं मानते थे। तो मेन जिनके पास प्रॉपर्टी ना हो और विमेन को हमेशा से ही पॉलिटिकल राइट से जो है स्टार्टिंग से बाहर रखा गया था। कुछ टाइम के लिए ही जो जैकोबियंस थे उन्होंने सारे के सारे एडल्ट मेल को, जैकोबियंस कहाँ पर थे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में फ्रांस में जो जैकोबियंस थे उन्होंने थोड़े से टाइम के लिए ये हक दे दिया था कि जितने भी एडल्ट मेल्स हैं, मतलब वहाँ पे 25 साल से एज के ऊपर के जितने भी आदमी होंगे ना, उन सबको वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। बट जो है फिर थोड़े टाइम बाद जब जैकोबियंस हटे, फिर वो चीज़ वापस ले ली गई थी। नेपोलियनिक कोर्ट वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस्ड वुमेन टू स्टेटस ऑफ माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स। तो वुमेन को फिर से काफ़ी ज़्यादा नीचे पोजीशन पे पहुंचा दिया गया था कि मतलब उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, और वो एक्टिव सिटीजन्स नहीं मानी जाती थी, और मर्सी पे कि अपने जो, या तो फादर की मर्सी पे रहेंगे ज़िंदगी भर, दया पर, या फिर अपने हस्बैंड की। Throughout the 19th and early 20th centuries, women and non-proprietary, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी, तो औरतें और नॉन प्रॉपर्टाइड यानी कि बिना ज़मीन वाले जो आदमी होते थे उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाते थे। तो काफ़ी सारी अपोजिशन चली और उनकी डिमांड भी चली कि भाई हम सबको ही इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। इकोनॉमिक स्फीयर में अगर पैसे के मामले में हम बात करें तो लिबरलिज्म का मतलब होता है कि for the freedom of markets and the abolition of state imposed restriction on the movement of goods and capital। अगर हम लोग मतलब पॉलिटिकल स्फीयर में कि सबको राइट टू वोट हो, अगर हम इकोनॉमिक स्फीयर में बात करें इक्वालिटी की, तो इसका ये मतलब होता है इक्वालिटी की या फिर लिबरलिज्म की, कि हर किसी के पास अपना ट्रेड करने का अधिकार है। और गवर्नमेंट जो है ना, जो ट्रेड बैरियर्स यानी कि टैक्स लगाती है लोगों पर, वो गवर्नमेंट को नहीं लगाने चाहिए। गुड्स, सामान, कैपिटल, पैसा, मतलब पैसा हो, सामान हो, वो फ्रीली जा सके एक जगह से दूसरी जगह, और सरकार फालतू के टैक्स ना लगाए। ये होता है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। 19th सेंचुरी के दौरान इसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड थी ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास।
मतलब इमर्जिंग मिडिल क्लास जो थी वो इसकी इकोनॉमिक लिबरलिज्म की काफ़ी डिमांड कर रही थी। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ जो 19th सेंचुरी का था उसमें जो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, अगर हम उन लोगों का एग्जाम्पल लें तो हम लोगों को देखिए समझ आता है। नेपोलियनिक कोड के बारे में हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा है। तो नेपोलियनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेजर्स थे ना, उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस भी लेकर के आए थे वो जर्मनी में। उन्होंने काफ़ी सारे क्रिएटेड काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ और कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। तो जर्मनी जो था वो बहुत बहुत ही सारे पार्ट्स में बटा हुआ था। फिर नेपोलियनिक कोड्स जो थे, और नेपोलियन ने एक लॉ बनाया था वहाँ पर, और बहुत सारे जो ये छोटे छोटे बटे हुए राज्य थे जर्मनी के, उसको 39 स्टेट्स में जो है नेपोलियन ने डिवाइड कर दिया था। ईच ऑफ दीज पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी। अब जो 39 स्टेट थी, हर किसी के पास अपनी खुद की करेंसी थी, खुद के वेट्स एंड मेजर्स थे। वेट्स एंड मेजर्स होता है जो नाप, मतलब जैसे 1 किलो कितना होगा, 2 किलो कितना होगा, सब किसी का 1 किलो अलग तो किसी का 2 किलो अलग, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आते थे। अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833, एक मर्चेंट, एक व्यापारी 1833 में जो हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग को जाता था अपना सामान बेचने के लिए, उसको लगभग 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ता था एंड पे अ ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम, और लगभग 5% की ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। मतलब रास्ते में जाते हुए 11 बार उसको कस्टम बैरियर्स होते हैं जहाँ पे टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है। तो इतने सारे कस्टम बैरियर और इतना ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता था, तो सामान बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता था, इसलिए बाहर की चीज़ें खरीदना बड़ा मुश्किल काम हो जाता था, बहुत महंगी पड़ती थी। ड्यूटीज़ वर often levied according to the weight or measurement of goods। तो ड्यूटी किस हिसाब से, ड्यूटी मतलब टैक्स लगाया जाता था कि कितना भारी है या कितना लंबा चौड़ा सामान है, उस हिसाब से। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। हर किसी का अपना अलग हिसाब किताब होता था। जैसा 1 किलो, कहीं पर 1 किलो तो कहीं पर 800 ग्राम, तो कहीं पर 1 किलो 200 ग्राम, मतलब बहुत ही अलग वेटेड मेजर्स थे। तो एक सामान को अगर एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना होता था तो बड़ी दिक्कतें उसके लिए भी होती थी। तो क्लोथ, द मेजर ऑफ क्लोथ, अगर हम क्लोथ को बांटे तो एक इले होता था वहाँ पर, जैसे हम लोग मीटर सेंटीमीटर नापते हैं, वो इले करके नापते थे। इन अ रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ, एक इले अलग है तो दूसरी जगह इले अलग है। तो मतलब ये बताया गया है कि मेजरमेंट्स चीज़ों की बड़ी अलग अलग होती थी। ऐसी कंडीशंस की वजह से काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स, दिक्कत होती थी इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लास हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीरियड पीपल एंड कैपिटल। तो इसमें ये बोला गया, जो एक नई मर्चेंट क्लास डेवलप होकर के आ रही थी, एक नई मिडिल क्लास की, भाई हम लोग इतने सारे 13 मतलब लगभग 11 जो हैं वो हम लोग को ट्रेड बैरियर पास करने पड़ते हैं, इतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो आप ऐसा मत करिए, जर्मनी को आप एक कंट्री मानिए और जो ट्रेड बैरियर्स आपने इतने सारे लगा रखे हैं इनको हटा दीजिए। जो वेट्स एंड मेजर्स हैं वो पूरे देश में एक ही तरीके के चलने चाहिए। तो भाई देखिए क्या हुआ, इनकी डिमांड को मानते हुए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में। तो 1834 में कस्टम यूनियन, या जिसको हम लोग ज़ोल्वरीन कहते हैं, आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ज़ोल्वरीन क्या थी, तो ज़ोल्वरीन थी कस्टम यूनियन। कब स्थापित हुई थी, कब बनाई गई थी? 1834 में बनाई गई थी। किसने इनिशिएटिव लिया था? ऑन द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट्स। तो प्रशिया राज्य ने इसका इनिशिएटिव लिया था कि हमें ज़ोल्वरीन बनानी है। और ज़ोल्वरीन क्या थी? एक कस्टम यूनियन थी। कस्टम यूनियन मतलब जैसे कि आजकल ट्रेड यूनियंस होती हैं कि हम लोगों ने सबने बैठ करके डिसाइड कर लिया है कि इस तरीके से व्यापार चलाया जाएगा, इतनी ड्यूटीज़ पे करनी होंगी, यहाँ करनी होंगी, यहाँ नहीं देनी होंगी। तो ये पूरा का पूरा काम एक कस्टम यूनियन, ज़ोल्वरीन जिसको बोला जाता था जर्मनी में, इसके थ्रू बनाया गया। और इनिशिएटिव स्टार्ट किसने किया था? प्रशिया ने। और काफ़ी सारे जर्मन स्टेट, कितने स्टेट थे जर्मनी में? लगभग 39 थे। धीरे धीरे करके ज़्यादातर ने इसको ज्वाइन कर लिया। यूनियन एबॉलिश टेरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। करेंसी मतलब होता है, जैसे कि हमारी करेंसी क्या है? इंडिया की रुपये, है ना। यूएस की क्या है? डॉलर। इसी तरीके से फ्रांस की अलग है, और जैसे कि यूके की पाउंड है। तो बहुत अलग अलग करेंसी होती है अलग अलग देशों की, बट एक ही देश में अलग अलग करेंसी हो तो सामान बेचना खरीदना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने सोचा, इनकी लगभग 30 करेंसी थी, तो इन्होंने उन 30 करेंसी को 2 में कन्वर्ट कर दिया, 2 बना दी। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रेलवे बनाए, इसकी वजह से आराम से जा सकते थे। तो इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हुआ पूरे के पूरे जर्मनी का इस तरीके से। वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। अब देखिए इकोनॉमिकली
पैसे के तौर पर देश पूरी तरीके से जुड़ गया है। अब एक इंसान दूसरी जगह पर आराम से जा पा रहा है रेलवे के थ्रू। तो आप खुद सोचिए कि सेंस ऑफ यूनिटी कि हम लोग तो सब एक ही हैं, ये वाली फीलिंग तो ऑब्वियसली पनपती ही है। तो इस तरीके से ये वाली फीलिंग बनती। तो आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।